अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। जिस तरह नाज़रीन आप देख रहे हैं कि इस रवां माली साल की जीडीपी ग्रोथ के टारगेट रिवाइज हो रहे हैं और अब वो 1.5 से 2.5% की रेंज में आ गए हैं। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पहली सहमाई की रिपोर्ट जारी हुई उसमें ये कहा गया कि 2.8% तक एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ मुतवक्के है। एग्रीकल्चर से वाबस्ता क्या मसाइल हैं जिनका हल ज़रूरी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत वो कौन कौन से चीज़ा चैलेंजेस हैं जिनको हल करना है। अभी यहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट किस तरह से ग्रो हो सकती है, किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें ला सकते हैं, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट में क्या रोल है और क्या उसको फरोग देने की जरूरत है। ये तमाम तर वो अहम इशूज हैं जो पाकिस्तान की नेशनल फूड सिक्योरिटी से वाबस्ता हैं। बिकॉज अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वेस्टेज बढ़ेगी, इनकी सप्लाई चेन के इशूज आएंगे, दैट विल इवेंचुअली रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन होगी तो एक आम आदमी की इन तमाम तर चीजों को अफोर्ड करने की सलाहियत वो गिरती चली जाएगी। और अगर ये गिरेगी तो मैल न्यूट्रिशन और दूसरे मसले मसाइल आपको लाहक हो सकते हैं, जो अभी भी हम देखते हैं पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अब सब्जियां फ्रूट को अफोर्ड नहीं कर सकता अभी भी पाकिस्तान में। उनके लिए किस तरीके से कम प्राइसेस पे ज्यादा अजनास मुहैया की जाए और फूड सिक्योरिटी को मुमकिन बनाया जाए। तो ये तमाम तरह की क्वेश्चंस होंगे जो कि हम प्रोग्राम में आंसर करेंगे आज फूड सिक्योरिटी से मुतालिक और एग्रीकल्चर आउटपुट से मुतालिक। आई हैव गॉट वेरी गुड पैनल ऑफ गेस्ट विद मी इन द स्टूडियोज। मैं तारुफ कराना चाहूंगा डॉक्टर अयूब मेहर साहब जो कि इकोनॉमिस्ट है, हमारे प्रोग्राम में अक्सर शामिल भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। इनके साथ हमारे साथ मौजूद है आगा जफरुल्ला दुरानी साहब जो कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फॉर्मर डीजी एग्रीकल्चर भी रह चुके हैं। ये खुद भी अपना फार्म रन करते हैं। इनसे पूछेंगे कि क्या मसले मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। फिर गवर्नमेंट की जानिब से हमारे साथ मौजूद है जाम फारूक अली जो कि पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे। इनसे कुछ पॉलिसी इशूज पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पॉलिसी वाइज क्या इंप्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है कि ये कोर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो अराउंड 42% ऑफ योर लेबर फोर्स यहाँ पे अपनी जो लाइवलीहुड है वो हासिल करती है, उसको किस तरीके से इंप्रूव बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। फिर हमारे साथ मौजूद है वहीद अहमद, पैट्रन इन चीफ हैं ये ऑल पाकिस्तान फूड एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। ये खुद भी इस सेक्टर से वाबस्ता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं और इनको चूंकि वैल्यू एडेड चेन का भी थोड़ा तजुर्बा है तो उनसे काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। सबसे पहले जिस तरह हमारे प्रोग्राम की रिवायत है कुछ डेटा आपके सामने रखते हैं सो दैट यू कैन गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव। तो अगर हमारे प्रोड्यूसर दिखा सकें एग्रीकल्चर आउटपुट के टारगेट, तो अगेन हम देख रहे हैं कि 2.8% ग्रोथ टारगेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर में। एलएसएम अगेन ये एक्सपेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट कि एलएसएम में फिर भी थोड़ी नेगेटिव ग्रोथ होगी, लेकिन ओवरऑल डेटा लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बहुत हौसला अफजा है और एग्रीकल्चर भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मजीद बेहतरी हो सकती है। क्योंकि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लेकर आई है, जो एक स्टिमुलस दिया एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी, ट्रैक्टर्स के अंदर कुछ उनकी प्राइसेस में मराज शामिल हैं, तो 3-4 तरीकों से एग्रीकल्चर लोन भी इसमें शामिल है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट यही कर रहा है कि जो ग्रोथ टारगेट्स हैं ये मीट हो जाएंगे। अगर इसके अगली स्लाइड हमें दिखाई जा सके तो एक अगेन द पॉइंट ऑफ कंसर्न जो कि हमें एड्रेस करना होगा कि एरिया अंडर कॉटन कम होता चला जा रहा है। तो ये जो विद इन दी एग्रीकल्चर आउटपुट जो शिफ्ट हो रहा है अवे फ्रॉम कॉटन एंड इनटू अदर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तीसरा हम इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि शुगर केन का एरिया बढ़ता है लेकिन कॉटन का कम हो रहा है। सो अब आप देख रहे हैं कि शुगर केन की जो काश्त है और जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो निस्बतन ग्रो हो रहा है, जबकि कॉटन से शिफ्ट अवे हो रहा है। तो इस मैकेनिज्म को भी थोड़ा समझेंगे क्यों हो रहा है, इसमें क्या सप्लाई डिमांड की डायनामिक्स हैं। अगर और हमारे नाज़रीन को कुछ डेटा दिखाया जाए तो प्राइसेस अगर देखें तो ओवरऑल राइस की क्रॉप के अंदर हम देखेंगे कि ओवरऑल राइस के अंदर भी प्राइस में भी इजाफा हो रहा है और एरिया अंडर कल्टीवेशन भी बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यील्ड गिर रही है। सो यील्ड इज अनदर क्वेश्चन कि आपकी की क्रॉप्स की यील्ड्स किस तरह से इंप्रूव की जा सके, प्रोडक्टिविटी किस तरह लाई जा सके। और उसके बाद अगर हम यूरिया ऑफटेक की कुछ स्लाइड दिखा सकें तो जिस तरह गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है पिछले साल भी, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि यूरिया ऑफटेक इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वहाँ पे लोकस अटैक के बाद पाकिस्तान में एक बड़ा क्वेश्चन था कि यहाँ से आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए और फूड प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए आपको चंद अहम इकदाम उठाने थे जो गवर्नमेंट ने उठाए और जिसके तहत हम देख रहे हैं कि यूरिया ऑफटेक बढ़ रहा है और नई क्रॉप्स की जो काश्त है उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोबारा जो इन्फ्लेशन आई है उसमें खातिर ख्वाह कमी लाई जा सकेगी। सो दीज वर द की स्टैट्स। सबसे पहले क्वेश्चन गोज टू पीटीआई कि क्या लेटेस्ट मेजर्स हैं जाम साहब जो कि गवर्नमेंट ले रही है, देन फिर हम वन बाय वन इशूज़ पे भी आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया मुझे अपना मौक़िफ़ बयान करने का। और एग्रीकल्चर जो है आपको पता है ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का जो 4th लार्जेस्ट ग्रोअर है कॉटन का। तो पाकिस्तान को इसके साथ और भी बहुत सारे एजाज़ात अल्लाह ने नसीब किए हैं।
अब उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो विज़न है वो मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाना चाहता हूँ, कौम को इस चीज़ का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात इसमें इस जतन में लगे हुए हैं कि कैसे लोगों की ज़िंदगी, ख़ास करके जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि बैकबोन है हमारी मईशियत की, तो उसकी एक किसान की ज़िंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। तो उस सिलसिले में काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब उसके सरबराह भी हैं, तो सीधा सीधा उसमें बताइएगा क्या वो है, तो ज़रा कि मूव उसमें फॉरवर्ड। देखें 50 बिलियन का एक पैकेज जो है वो उन्होंने अनाउंस जी किया, जी। जिसके तहत आप देखें कि मेरा ख्याल है फर्टिलाइजर लोन और फर्टिलाइज़र सीड्स की प्राइसेस में। 37 बिलियन आपका जो है वो किसानों के लिए उन्होंने मुख्तस किया है, और जिसमें 8 बिलियन जो है आपका किसानों के जो आसान एक साथ में जो लोन्स जी। हैं उनकी जो फराहमी हो। एग्रीकल्चर उसके फाइनेंसिंग साथ लोन। कॉटन सीड जो है उसमें उन्होंने कोई 2.3 बिलियन का पैकेज जो है उसका ऐलान किया है। उसमें कॉटन जो है उसका सीड, उसमें तहकीक और रिसर्च के साथ ठीक हम है, किस तो तरह उस चीज़ को बेहतर कर बिल्कुल। सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि पेस्टिसाइड पे 6 बिलियन का इन्होंने ठीक है। मुख्तस किया है कि पेस्टिसाइड में भी हमारे बहुत सारे इश्यूज़ कॉटन का, तो जैसे ठीक है। आपने जिक्र किया कि जो कॉटन की एवरेज कम हो रही है, यील्ड कम हो रही है और वो कॉटन कन्फाइन होता जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह ही है कि इतने सारे हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं कि कैसे वर्म्स, पेस्टिसाइड्स जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है उनके लिए, तो बहुत कुछ हो रहा है ठीक है। और मैं बड़ा इसमें मुतमईन ठीक हूँ। है, मैं आई विल गवर्नमेंट कम बैक टू अच्छी यू। सही आई विल दिशा कम बैक पे टू ये काम जो कर रही की है। मेजर्स लिए अयूब साहब, क्योंकि आप इकोनॉमी को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एरिया अंडर कॉटन भी कम हो रहा है, उसकी जी और भी बिल्कुल, वजूहत हैं, जी आई विल बिकॉज डिस्कस। दूसरी और क्रॉप्स हैं उसके जिसपे। उसके जी सर इकोनॉमिक प्लीज। रीजंस हैं बिल्कुल। देखिए पहले तो अपना बाकर साहब, ये जो हम बात करते हैं ना एग्रीकल्चर की, आपने अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिए, हम इसको कंपोज करके ये 5 सब सेक्टर हैं, सबको मिला के एग्रीकल्चर कहते हैं। उसमें फॉरेस्ट भी है, उसमें फिशरीज भी है, लाइफ उसमें स्टॉक लाइव भी है। स्टॉक भी है, लार्ज स्केल भी है और स्मॉल स्केल जी जी। जो क्रॉप्स हैं वो सब फार्म, मिला नॉन के। फार्म, सब तो शामिल। जीडीपी में जब हम बात करते हैं कि 22% शेयर है, लेकिन एग्रीकल्चर मुल्क क्यों है उसकी जब हम बात करते हैं, द रीज़न आपने खुद लेबर मेंशन किया, फोर्स। 42% लेबर फोर्स, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें आजकल डेट क्राइसिस है ना, फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर नेट एक्सपोर्टर है। नेट एक्सपोर्टर हम समझ इकोनॉमी में गया। उसको कहते हैं कि हम इंपोर्ट भी करते हैं एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे पास नेट सरप्लस है, डिफरेंस। नेट एक्सपोर्ट ही करते हैं। ठीक है। और फोर्थ लार्जेस्ट कॉटन में अभी फिफ्थ हो गया है वैसे, वीट में, शुगर केन में, राइस में, सब में हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग टॉप पर है। ठीक है। तो हम सरप्लस हैं, ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, नेट एक्सपोर्टर्स हैं, अर्निंग कर सकते हैं। इश्यूज जो आ रहे हैं ना, इश्यूज जो आ रहे हैं बेसिकली 3 बड़े इश्यूज हैं जो हमें एड्रेस लाजमी करने चाहिए। पहली चीज़ ये है कि जब हम शॉर्टेज की बात करते हैं, हम सरप्लस प्रोड्यूस करते ठीक हैं, है। वो जो शॉर्टेज कभी कभी होती रहती है वो सीजनल होती है, वो सीजनल होती है। कभी कोई क्रॉप, किसी मुख्तलिफ रीज़न हैं, उस पर सिर्फ नेचर का रीज़न नहीं है, पॉलिसी के रीज़न भी हैं। दूसरा प्राइसिंग है, किस प्राइस पे अवेलेबल होनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी का अवेलेबल प्राइस क्या क्या किस प्राइस पे अवेलेबल है, उससे बड़ा कंसर्न है। सही है। तीसरा है कि हम उसको अगर वैल्यू एडिशन के लिए किस हद तक कर पाए हैं और क्यों नहीं कर पाए हैं, किस हद उसको हम मजीद वैल्यू एडिशन में जा सकते थे, सही है। मजीद फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कर सकते थे। इश्यूज तीनों हैं, तीनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं पॉलिसी और प्लानिंग से। सिर्फ नेचर पे बात नहीं डाली जा सकती, पॉलिसीज़ का और प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। आपने अभी कहा एरिया कम हो रहा है कॉटन का, बड़े सिंपल रीजंस हैं। पाकिस्तान में जो कॉटन का एरिया है ना, कॉटन ग्रोइंग का, ऑलमोस्ट वही एरिया शुगर केन का है, सही। दोनों का सेम एरिया है। जो फार्मर है ना एग्रीकल्चर, उसको ज़ाहिर है अपनी एक फिजिबिलिटी देखनी है। जिस एरिया में आप कॉटन ग्रो करते हैं उस पर अल्टरनेटिव सीजन पे, अगले सीजन पे वीट कल्टीवेट कर लेते हैं। तो वो जब फिजिबिलिटी बनाएगा ना, वो देखेगा इन दोनों क्रॉप से मुझे नेट क्या मिलेगा। शुगर केन में प्राइसिंग पावर ज़्यादा है। शुगर केन में प्राइसिंग पावर है, लेकिन एक साल में एक ही क्रॉप ले रहा है वो, उसका लेंथ 8 महीने पे चला जाता है ना, 6 का नहीं रहता। तो जब वो शुगर केन पे आ जाएगा तो उसमें प्राइस मार्जिन है, लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। उसमें स्टेट बैंक के भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें पेमेंट टाइमली हो रही है नहीं हो रही, वो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन उसको एक क्रॉप मिल रही है, उसको वीट को फिर सेक्रीफाई करना पड़ेगा। आप देखें, जब आप स्टैटिस देखेंगे ना हिस्टोरिकली, जिस साल पाकिस्तान में कॉटन अच्छी हुई होगी ना, तो वीट भी अच्छी होगी, क्योंकि उसी जगह पे होनी होती है। जब शुगर केन बढ़ेगा तो वीट का साइज कम हो जाएगा। वीट में भी मसले आए हैं, सिर्फ कॉटन का नहीं आएगा, उसका भी कॉटन आएगा। एंड वीट दोनों कॉम्प्रोमाइज। और ये फिर प्राइसिंग का, इसके हम मेरे ख्याल है हमें तीनों चीज़ें डिस्कस करनी है। प्राइसिंग का भी ताल्लुक है, वैल्यू एडिशन का भी है, और वो जो शॉर्टेज कभी कभी होती है वो इसको भी गवर्नमेंट को एड्रेस करना है, प्लानिंग से रिलेटेड। एक पॉइंट मैं आपका लेके जाऊंगा वही साहब, क्योंकि आप वैल्यू एडेड में गए हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप अपना कंपैरेटिव एडवांटेज भी समझते हैं इंटरनेशनली। ज़रा हमें बताइएगा सीधा सीधा वो क्या इंपॉर्टेंट डायनामिक्स हैं अभी पाकिस्तान के फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट
और लोकल प्रोडक्शन मार्केट की, थोड़ा सा बताइए। देखें, सबसे पहले तो मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ। हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी और चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। अगर आप FAO की रिपोर्ट और वर्ल्ड बैंक की पढ़ेंगे तो कुछ मुल्क अगर 2015 से लेकर 2050 की रिपोर्ट दी गई है अभी तक, जिसमें कुछ मुल्क प्लस में, कुछ मुल्क में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, मगर जो हमारा पाकिस्तान का जो हिस्सा है -50 डिक्लाइन एग्रीकल्चर के ऊपर है। आपका सबसे बड़ा जो -50 डिक्लाइन एग्रीकल्चर 2015 से लेके डिक्लाइन होगा या परसेंटेज टर्म्स में आप बताएं? जी हाँ, परसेंटेज बता के 2015 से लेके 2050 की रिपोर्ट है ये जो FAO वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है। जी हाँ, जाहिर बात है अभी आपके अलार्मिंग है पोजीशन। आप देखें, अगर आप 2010 से और अभी 21 तक देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। हमारी रिसर्च ये कहती है कम से कम आपके 6 हफ्ते आगे चले गए जो साइकिल चेंज हो रही है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं जी, चैलेंजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हमारे पास, ज़ीरो है। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो इशू है आने वाले दिनों में वो पानी का होगा। जो हम फ्लड सिस्टम करते हैं, हमारे पास ड्रिप इरिगेशन नहीं, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। जो मैं बात करता हूँ कि अगर हम हमारी टोटल आज पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है, जो टोटल में सब कुछ टेक्सटाइल मिला के हर चीज़ 25 बिलियन होगी। मेरा तो ये कहना है कि जो मेरा विजन है और जो मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, सिर्फ एग्रीकल्चर 25 बिलियन पे जा सकता है। अच्छा, जो पोल्ट्री है, सी फूड है, मतलब एवरीथिंग। और हम अभी कितनी ग्रोथ अभी हम अगर हम मिला ले, राइस को मिला के, एवरीथिंग मिला के 6 बिलियन to 5 बिलियन के अंदर हम टच कर रहे होंगे। ठीक है ना जी, हम 25 बिलियन तक जा सकते हैं। हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले फोकस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब मैं आपको बताऊं कि हमने क्या किया। हमने 2018 में हॉर्टिकल्चर विजन 2030 बनाया है। ठीक है। 1.5 साल में हमने पूरे पाकिस्तान में कंसल्टेशन की, किसान से लेके पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया। अच्छा, ये सारा प्राइवेट सेक्टर खुद कर रहा है? खुद की है जी। ऑल पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन, जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था फेडरेशन FPCCI का, तो मैंने ये 1.5 साल के अंदर पूरी सप्लाई चेन स्टडी की, कंसल्टेशन की। इसके अंदर हमारे यहाँ टेक्निकल लोग भी थे, इंटरनेशनली लोग भी थे, और पूरे चारों सूबों में भी की। इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ प्राइवेट सेक्टर खुद इनिशिएटिव ले रहा है। देखें जी, हमें और बात ये कि, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको बोला कि अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेस भी है, दोनों हैं। इस मुल्क के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे जो ट्रेंड आने वाला है दुनिया के अंदर, वो शॉर्टेज आएगी फूड सिक्योरिटी की, और मसले बढ़ते रहेंगे। और जो सबसे बड़ा आज इशू है पाकिस्तान का, मैंने बात की क्लाइमेट चेंज, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपका जो है हील्ड सबसे कम। आज पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट ले लें एग्रीकल्चर का, सबसे बड़ा मसला है हील्ड, फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और जो बात ये कि हमने जो हॉर्टिकल्चर विजन जो बनाया, हमने क्या बोला है, हमने ये कहा है कि 2 साल में हम आज हमारी एक्सपोर्ट $730 मिलियन की है फ्रूट एंड वेजिटेबल की। इसको हम 2 साल में $1 अरब, 5 साल में $2.5 अरब, और 10 साल में $6 अरब तक ले जा सकते हैं। पूरा रोड मैप। ये जो ग्रोथ रेट आप बता रहे हैं, ये एक्चुअली इट्स वेरी सिमिलर टू द टेक्नोलॉजी ग्रोथ रेट। जितना फोकस टेक्नोलॉजी पे हम कर रहे हैं, अगर आप इस पे करें तो ये बुनियादी अजनास, टेक्नोलॉजी जो है ना, आज है कल चेंज हो जाएगी। फूड वही रहेगा जो हमने खाना है, ठीक है जी, वो चेंज नहीं होगा। मगर दुनिया में क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, मगर हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही। अगर मैं फूड एंड वेजिटेबल की बात करूं, कैसे करेंगे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है 15 मिलियन मेट्रिक टन की फ्रूट एंड वेजिटेबल, ठीक है ना। सिंपल सा फार्मूला है कि हमने हील्ड को बेटर करना है। हमने सीड वो उगाना है जिसके अंदर जो है आपकी प्रोडक्शन। एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप किसी चीज़ का भी ले रहे, मैं आम की बात करता हूँ, आम 1 एकड़ में 3.5 टन आपकी एवरेज है, दुनिया ले रही है 13 टन उसको। अच्छा, मैं आपको एप्पल का एग्जांपल 3.5 टन से 13 टन 13 तो आपको मैं बता रहा हूँ, और 20 टन तक भी गए, मतलब 4 to 5 टाइम्स ज्यादा। जी, मैं आपको एग्जांपल एप्पल का देता हूँ। सर, हमने कंसल्टेशन की ना हर जगह, मसले क्या है, एप्पल का मसला क्या है। मैं जब जाता हूँ सबसे पहले सवाल ये पूछता हूँ, भाई 1 एकड़ में दरख्त कितने हैं। जब मैंने एप्पल के ग्रोवर से पूछा, कहते हैं जी 70 से 150। मैं समझा शायद मैंने गलत सुना, मैंने वापस रिपीट किया। मैंने बोला दुनिया में 2000 से 2500 दरख्त हैं, और हम कहाँ खड़े हुए, 70 से 150। एप्पल के अंदर हम ले रहे हैं एवरेज 4 टाइम्स, एवरेज हम ले रहे हैं 60-70 टन, और दुनिया ले रही है जो उसके अंदर 150 टन 200 टन। तो एप्पल के अंदर कम से कम 800% का स्ट्रेट अवे अपसाइड है यहाँ से। एवरीथिंग, आप अनियंस ले लें, बहुत बड़ा वो है, पोटैटोस ले। आपने कोई मॉडल फॉर्म्स बनाए हैं जिसमें आपने ये प्रूव करके दिखाया, बिकॉज़ एसोसिएशन कैन डू दैट। देखें जी, छोटे से हमारा क्या है, 2 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, इसलिए कि हमने प्रेजेंटेशन देनी थी। ज़ाहिर बात है प्रेजेंटेशन 10 मिनट की नहीं थी, वो फिर मैंने रज़ाक दाऊद साहब को दी थी,
कम से कम 2.25 घंटे की प्रेजेंटेशन, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट लिया हर चीज़। हमने कहा जी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपने रिसर्च करनी है, डेवलप करने है। शॉर्ट टर्म क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आते हैं, इस मुल्क के अंदर इशू है क्वारंटाइन के, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, ड्यूटी का स्ट्रक्चर, इस पर बात करें। और हमने प्रूफ किया पाकिस्तान की ट्रेड के अंदर, जब से हमने विजन बनाया, अगर हम बात कर रहे हैं 1920 की, तो हमने 12.5% इंक्रीज किया कोविड-19 के। हम तो कहेंगे ये जो है आप ब्लेसिंग विद डिस्गाइज है, ये जो बहुत ही की इनसाइट्स दिए हैं। मैं थोड़ा सा दुरानी साहब की तरफ आऊँगा। आगा साहब, ये जिस बात कराई वही साहब ने, ये बहुत ही रेलेवेंट है। आप भी क्योंकि ग्रोअर हैं, डू यू एग्री टू दैट? बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इनसे कि हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी है। पहले मैं आता हूँ काटन पे। काटन काफ़ी फैक्ट्रियाँ शुरू में होती थी लेकिन सारी बंद हो गई हैं। ठीक है। तो काटन में जो है कि हमें सीड का बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। सीड दुनिया ले रही है 60-70 मन पर एकड़ ले रही है, हम जो है एवरेज ले रहे हैं 15-20 मन के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमें यील्ड बढ़ानी चाहिए। यील्ड बढ़ाएंगे बीज। अच्छा, यील्ड क्यों नहीं बढ़ी? माय क्वेश्चन इज कि देखिए, फार्मर की इनकम तो पिछले 30 साल से इंक्रीज हुई है, खासतौर पर जमींदारों की इनकम बढ़ी है, इनकी प्रॉपर्टीज ली है इन्होंने, अच्छे खासे वेल्दी लोग हैं ये। इन्होंने प्रोडक्टिविटी पे क्यों री इन्वेस्ट नहीं किया, ये आप थोड़ा बताइएगा। ये है कि जो बीज है वो फार्मर तो नहीं था, गवर्नमेंट इंपोर्ट करके और देगी ग्रोअर को, तो वो लेगी ना। नहीं, प्राइवेट आर&डी की तरफ क्यों नहीं गए? रिसर्च वाले जो है रिसर्च करेंगे और नया सीड प्रोड्यूस करेंगे, वो नहीं हो रहा है। सही। निपजी वगैरह जैसे इंस्टीट्यूशन है, सीट पे रिसर्च करने वाले अदारे तो हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की, वो है गवर्नमेंट सेक्टर में। मगर काम की तरह देखें, नहीं, वो आउटपुट नहीं आ रही है। आउटपुट नहीं। लेकिन जब रिसर्च की बात करते हैं, सीड की जब बात करते हैं, बात ये है कि हमारा ये कहना है कि अगर सीड वही 30 साल से एक वैरायटी आ रही है, आपको किनू का एग्जांपल दूं, आज 60 साल के दरख्त लगे हुए हैं। दुनिया में जो वैरायटी होती है 25 साल के बाद चेंज होती है। 60 साल हो गए, अब वो डिक्लाइन की तरफ चला गया किनू। फ्रूट एंड वेजिटेबल में सबसे बड़ा जो स्टेक है 210 मिलियन का जो डॉलर है, वो आपके पास किनू की इंडस्ट्री है। हम कहते हैं अगर किनू की इंडस्ट्री क्लैप्स होती है, सरगोदा बलवाल में जो लोगों का रोजगार लगा हुआ है, कम से कम 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, जो वहाँ लेबर है 3.5 लाख बंदा, और जो वहाँ का जो बंदा है, जो वहाँ का रहने वाला, उसकी इकोनॉमी डिपेंड करती है किनू के ऊपर। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किनू की जो इंडस्ट्री डिक्लाइन होती जा रही है। 250 फैक्ट्रियाँ वहाँ पे, और पाकिस्तान से सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। आज हम कीनू पे 72 साल में हम कीनू की बात कर रहे हैं, हमने और वैरायटी क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराई? देखिए हमें वैरायटी क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या है। सिर्फ हमने जो वैरायटी पे जो काम करना है ना, सिर्फ हमने ये नहीं देखना है कि ये वैरायटी हमने लगा देनी है जो चल रही 10 साल से। हमने ये देखनी है वो वैरायटी लगानी जिसकी यील्ड बेहतर हो, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें, और जो पानी कम लें। IPL का एग्जाम्पल ये है कि बलोचिस्तान में पानी की बहुत कमी है। आज वो 1 लीटर देता है, मिसाल आपको दे रहा हूँ, 1 एकड़ में 1 लीटर देता है पानी का। हम कहते हैं वो वैरायटी लगाओ जो आधा लीटर देता है। सही वैरायटी है, हमें इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। हमारे रिसर्च सेंटर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं कर सकते, इसलिए कि हमने कंसल्टेशन पूरे पाकिस्तान की। हम जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहली बार चाइना जा रहे थे, हमने उनको कहा आपने चाइना के साथ क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी को लिंक करना है, और जो प्रैक्टिस है, जो वहाँ की वैरायटी शुड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। जाम साहब, अगेन बहुत कुछ करने को है अभी, लाइक को आगे लेके चलता हूं, बिकॉज़ अगेन आपको जो गवर्नमेंट मिली तो काफी चीजें पहले से सही करने की थी, लेकिन आपको यू हैव टू बिल्ड दिस आर्गुमेंट राइट नाउ। बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट, मगर मैं ये कहूंगा कि पॉलिसी गुड डायरेक्शन, एवरीथिंग इन गुड डायरेक्शन, मगर काम तेज करना। देखिए ये डैम की तरह है, दिस इज डैम 7-6 साल के लिए होता है, ये एग्रीकल्चर भी यही होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं। सर मेरा एक सवाल है, पार्लियामेंट के अंदर मैं गया था, मैंने किनू में प्रेजेंटेशन की, मैंने सर एक सवाल किया, मैंने 70% आर द ग्रोअर इन द पार्लियामेंट, मगर तवज्जो क्यों नहीं की एग्रीकल्चर की? जवाब कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुगर केन तो सारा पार्लियामेंट के अंदर ही है। आई एग्री विद हिम, और हमें ऐसे लोगों पे, वी आर प्राउड ऑफ सच पीपल एंड सच ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे इस सेक्टर पे बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। अच्छा, मैं दुरानी साहब की बात को आगे लेके चलूँगा। जैसे उन्होंने कहा कि कॉटन का जो हमारा मेजर एक मेजर बेल्ट है, सिंध मेजर बेल्ट ऑफ कॉटन इन पाकिस्तान, तो वो क्यों हम पीछे जा रहे हैं उसमें, और क्या वजह हैं? तो सीड इज़ द कोर इशू, मैं इनसे एग्री करता हूँ। और मैं उसके साथ साथ कॉम को एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट मिलके, हमारे जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स हैं वो मिलके एक रिसर्च कर रहे हैं एंग्यांग सिटी में, चाइना में, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने जो रिसर्च की है, जो प्रोसेस हुई है, उसमें एक अच्छी खुशाइन बात यह है कि चाइना हमें वो सीड मुहैया करेगा इंशाल्लाह, और इस नेक्स्ट क्रॉप में हम उसका इस्तेमाल भी करेंगे।
कि हमारे मेजर इश्यूज़ क्या हैं। हमारे मेजर इश्यूज़ ये हैं कि जी हमारे कीड़ा लग जाता है क्रॉप को, या पानी की कमी की वजह से मुतासर होता है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उसमें बहुत सारे। तो ये, और या फ्लड सिचुएशन तो खैर एक नेचुरल कैलेमिटी आती है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक तो ये उसमें यील्ड जो है, दिस इज गोइंग टू कितना बी, जल्दी आ सकता है, द क्वेश्चन ये इज। दिस विल बी आई थिंक टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट कॉटन क्रॉप होगा, हम ये हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करेंगे, और हम यील्ड में, जैसे दुरानी साहब कह रहे हैं, 15 से 20 मॉन्ड से ज़्यादा बढ़ ही नहीं सक रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई एम लुकिंग एट 60 मॉन्ड, 70 मॉन्ड्स पर एकड़। वही साहब कह रहे हैं कि सिर्फ कॉटन नहीं, आपको ओवरऑल पूरे ओवरऑल एग्रीकल्चर में दूसरी चीजों को सब सेक्टर्स में काम हो रहा है। जी हाँ, आप बात करते हैं पाकिस्तान डेट का नंबर 4 है, डेयरी में नंबर 6 है। मेरा तो सवाल है महंगे क्यों हैं हम? वो इसलिए कि एफिशिएंसी नहीं है, पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ रही है ना, सही वो बात हमें है। उसको फोकस करेंगे। सच है। प्राइसिंग का इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जी बिल्कुल, याम साहब से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमें जो अभी शॉर्ट टर्म में बीज इंपोर्ट करना चाहिए हमारे क्लाइमेट के हिसाब से। ये नहीं कि खाली चाइना है, जो भी सक्सेस जहाँ जहाँ अच्छी यील्ड आती है, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे क्लाइमेट की तरह है। किसी ज़माने में हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से बीज बुलगार्ड, तो वो तकरीबन 70 मन पे गए थे, लेकिन बारिशों में वो ख़राब हो गया, फिर दूसरा नहीं मिला हमें, नहीं कर क्वारंटाइन की वजह से। क्यों नहीं मिला? बस वो इम्पोर्ट नहीं हुआ ना, इंपोर्ट बंद हुई या पहले जो कुछ गिरोवर जो है ना वो खुद ले आए थे, सही है। बाहर से ले आए थे, लगाया था, फिर मल्टीप्लाई ये किया तो था। बड़ा एक सीवियर इशू है कि एक चीज इससे एफिशिएंसी बढ़ रही है लेकिन उस पे फोकस नहीं है। नहीं, एफिशिएंसी हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया कि अगर हम इतने एक्सपोर्ट सरप्लस भी हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, प्राइस का इशू क्यों है? बिल्कुल सही कहा, सप्लाई चेन का। नहीं, सप्लाई चेन के अलावा इशूज़ है, मैं थोड़ा सा उसको अब मैं पॉइंट आउट करूँगा। देखिए, इसमें जो अगर प्राइस कम्पिटेटिव होगी, कम होगी, तो उससे एक तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे भी असर पड़ेगा कि कम इन्फ्लेशन होगा। दूसरा, कम्पिटेटिवनेस एक्सपोर्ट की भी बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं ना, किस प्राइस पे हम चीज़ दे पा रहे हैं। इशू ये आ रहा है, अगर आप ग्रोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, एक साइड वो है, हम कंज्यूमर्स की तो बात कर रहे हैं। देखिए, जो रूरल इकोनॉमी है ना, जो फार्मर की इकोनॉमी है, हम जब बात कर रहे होते हैं ना, डिस्कशन कर रहे होते हैं, हमारे जहन में होता है वो बिजनेसमैन, वो दुकानदार, शॉपकीपर जो डेली इनकम कमा रहा है, या वो सैलरी पर्सन जो साल में 12 तनख्वाहें ले रहा है। ग्रोवर जो है ना, ग्रोवर वो साल में 2 इनकम ले रहा है। उसकी पूरी रूरल सोशियोलॉजी जो है ना, वो 2 इनकम पे डिपेंड कर रही होती है कि वो इनकम आएगी 6 महीने बाद, तो वो शादियां करेगा, वो घर बनवाएगा, वो सब है, वो पूरा एक प्राइसिंग का बता रहे थे आप। प्राइसिंग का उसको ये होता है कि जब उसको प्राइस अगर अनएक्सपेक्टेडली लो हो जाए ना, तो उसकी पूरी जो साइकिल होता है खराब हो जाता है। प्राइस उसको भी देखना है, वो जो प्राइस तय कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा प्राइस का कम होने पे देखा नहीं कि जुलूस नहीं कर रहे होते हैं, फसलों को आग लगा रहे होते हैं, कोई वजह तो है ना, पागल तो नहीं होते ना वो लोग। बेसिकली ये है कि वो कंपेयर करता है कि कॉस्ट क्या पड़ रही है, उसको भी कॉस्ट देख लीजिए। कॉस्ट में हमारे यहाँ बहुत जो सीवियर इशू है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। वर्ल्ड को आप देखें, वर्ल्ड में एग्रीकल्चर सब्सिडीज $700 बिलियन से ज़्यादा पे की जाती हैं। ठीक है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नेबर कंट्री है, $11 बिलियन लास्ट ईयर उसने पे किया है। सही है। सब्सिडी होगी तो उसका असर प्राइस पे भी पड़ेगा, कम्पिटेटिव होगी, इन्फ्लेशन पे भी पड़ेगा, एक्सपोर्ट की कम्पिटेटिवनेस भी इसको भी तो बढ़ेगी। पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है सब्सिडी को। शुगर केन में देखें आप, कितना चीनी के ऊपर सब्सिडी को किस तरह पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट होती है। बहुत जो दे रहे हैं निग्लिजिबल है। देखिए, $11 बिलियन जो दे रहे हैं, हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। और हमने ऑब्जेक्शन किया। होता क्या है कि अगर इंडिया का राइस सस्ता हो गया है ना, या इंडिया के फ्रूट और वेजिटेबल सस्ते हो गए हैं, तो हमारा एक्सपोर्टर को सफर करना पड़ेगा ना। वो क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसको तो सब्सिडी मिल रही है। ठीक है। WTO इन्वॉल्व होता है, 2 इंस्टीट्यूशन है, एक WTO एक IMF। WTO सर्टेन कंडीशन में अलाउ करता है, उसने अलाउ किया, इंडिया को अलाउ किया, हमें भी किया। ठीक है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने IMF से भी लोन लिया हुआ है। जब हम सब्सिडी देंगे ना, तो WTO हमें परमिशन दे देता है, IMF हमें परमिशन नहीं देगा। IMF हमारे पैसे तो पहले हमारे पैसे वापस कर दो। ये उन तमाम कंट्रीज का मसला है, उन डेवलपिंग कंट्रीज का और लो इनकम कंट्रीज का, जिन्होंने IMF से लोन लिया हुआ है। हम सब्सिडीज नहीं देते, कम्पिटेटिवनेस का इशू आ जाता है। फार्मर सही कहता है कि मैंने तो 6 महीने बाद ये कमाना था, मेरा तो पूरा साल आपने ज़ाया कर दिया, मेरे सोसाइटी मेरी ख़राब हो गई है, मेरे सोशल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। इसमें एक और भी चीज़ है, वही साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो मुझे ये समझाइए, अगर आप मवाजना करें कीमतों का, तो बहुत सी कीमतों में इजाफा तो सप्लाई चेन डिसरप्शन से आ रहा है, बहुत सी यील्ड ना होने की वजह से आ रहा है, फिर आपको एक्सोजेनस फैक्टर आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज और इस तरह की चीज़ें। एक किन्नू की एक पेटी जो 500 रुपये की मिलती है मंडी में, कराची की मंडी की बात में, वो यही शहर में पहुंचने तक वो 1300 रुपये की हो जाती है, 100% ग्रॉस मार्जिन।
नाउ 100% ग्रॉस मार्जिन के साथ कोई यहाँ पे बुनियादी फ्रूट बेचा जा रहा है, इतना ह्यूज पोटेंशियल है कि आप सिर्फ सप्लाई चेन इंक्रीज कर लें और उसको नॉर्मलाइज 30% मार्जिन के ऊपर ले आए। यहाँ कितना, बिकॉज आप करते हैं वैल्यू चेन के ऊपर काम, तो उसमें बताइएगा कि ये प्राइसेस बहुत बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं हमेशा ये हर मीडिया में जब बैठता हूँ बड़ा क्लियर करता हूँ, ये है हमारी लोकल हुकूमत का काम रेट को तय करना। इसलिए कि मेरा वास्ता होलसेल से भी कराची मंडी से। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल यहाँ दूँ। सबसे पहले मैं कहूँगा कि फौरी तौर पे हमारी हुकूमत अनियन की इंपोर्ट को फौरी तौर पे बैन करे ईरान से, और टमाटो को भी फौरी तौर पे बैन करे। जब महंगा था हमने ही कहा कि खोला जाए, जब 3000 रुपये मन चल रहा था। देखें, किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन के, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। 92% जो हमारा पाकिस्तान का किसान है वो 25 एकड़ से कम है। सही है। 8% वो है जो बड़ा किसान है। हमने 92% को फोकस करना है। अनफॉर्चुनेटली हम 8 को फोकस करते हैं, इसलिए हम तरक्की नहीं करते। ठीक है, बैंक लोन को फोकस करने से क्या, किस तरीके से 8 को फोकस करते हैं, जरा बताइएगा मुझे। देखें, बैंक जो लोन लेने जाता है, छोटा किसान कैसे लेगा लोन? उसके कहाँ से हो जाके बैंक से लेगा? 8% लेगा, उसका 100 एकड़ है, 200 है, 1000 एकड़, 2000, 5000 बिग। ठीक है, तो हमारे यहाँ लीड ग्रोवर्स है ना, उसको जरा सा, मैं ये नहीं कहता वो नहीं, तो एग्रीकल्चर लोन छोटे किसानों को जरूर मिलने चाहिए। आपने जो सवाल किया ना, सप्लाई चेन के 500 रुपए की पेटी बिकती है और जाके जब रिटेल में होती तेरा क्लिफ्टन पे अलग रेट है। हाँ, क्लिफ्टन में वही में अलग रेट 2000 तक की चली जाती है। देखिए, हमें ना अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो हमारे कराची के जो जिनके अंडर में है प्राइसिंग, वो इस तरह करें कि जो रेडी वाले के रेट क्या है, जो एक दुकान रेंट पे किया हुआ उसने 2 लाख रेंट भर रहा है, उसका रेट क्या है, एक कैसे हो सकता है? और बोलते सब हैं कि महंगाई हो गई है। महंगाई आप देखें, अभी हुकूमत के पास, ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के पास रेट चले गए, ये टमाटर इतना महंगा। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने बोला देखें, रिटेल का हम लोग जिम्मेदार नहीं, वी आर होल्ड सेलर है। हम ये बता सकते हैं 25 रुपए का टमाटर बिक रहा है, अगर कोई 100 रुपए का बेच रहा है इसमें, इसका मतलब कि आप क्राइसिस देख रहे हैं। पाकिस्तान में क्राइसिस नहीं है, वो रेट महंगे करके इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाती है उसकी वजह से। आपको मैंने जो 3 चैलेंजेस बताए, एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज आज पाकिस्तान का, मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है आपके पास। जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला था, मैंने उनको बोला कि वीट की शॉर्टेज आने की मेन वजह मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है, और मैंने उनको इसका सोल्यूशन भी दिया था। मैंने उनको कहा है आपके पास स्पार्को है, सेटेलाइट से जाएं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी है सर, आपने एक्सटेंशन वाले जो है ना घर में बैठ के आपको डाटा दे रहे हैं, उनको गैजेट्स दें, ड्रोन्स दें, चीज़ें दें। आपका डाटा जब होगा ना, मुझे पता होना चाहिए जी मेरी 22 करोड़ आवाम है, मुझे एग्जाम्पल 1 मिलियन वीट चाहिए, जो सरप्लस होगी उसको मैं ये करूंगा। आज डाटा ही उलट है। और आपको ये चीज़ें देखें, मैंने जो आपको बात की क्लाइमेट चेंज, टमाटर का हाल देख लें। 7 साल की कहानी सुनाऊं आपको, 2015 से लेके 21 तक, 5 रुपए का भी टमाटर होता है और 500 रुपए का भी होता है, मगर हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया। 5 रुपए का मेरा किसान को जो नुकसान होगा उसके क्या होगा? जब 500 होते हैं फिर छलांगे मारते हैं हम लोग के ये हो गया। तो भाई ना हम 5 चाहते हैं ना हम 500 चाहते हैं। अगर हम 5 भी चाहते हैं तो फिर किसान की जो यील्ड है, अगर वो उसको बढ़ाएं, ट्रिपल लेके आए, तो 5 रुपए भी लाएं। उसके लिए आपको वैल्यू एडेड पे जाना पड़ेगा। टमाटो पेस्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया की, $1 बिलियन की। फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो एक्सपोर्ट है टोटल $200 बिलियन की है, जिससे हमारा शेयर 730 मिलियन, 0.4%। जो आप कह रहे हैं ना कैसे बढ़ाएंगे, 1% भी नहीं है। हम अपने R&D के ऊपर फोकस करें, न्यू वैरायटीज के ऊपर फोकस करें और यील्ड को बेटर करें, वो वैरायटी लगाएं जो दुनिया मांग रही है। सही है। हम जो आम है हमारा आसमान के ऊपर लटक रहा है 40 फुट में, दुनिया जो है 7 फुट के अंदर लटक आम है। मैं आराम से भी तोड़ूंगा, उसकी ग्रेडिंग भी करूंगा। तोड़ते तोड़ते तो अब आधा तो मैंने आम ही नुकसान कर दिया। ये बड़ी अच्छी, जफर साहब से भी थोड़ा फीडबैक लूं। जफर साहब, वैल्यू एडेड पे क्यों नहीं जा पा रहे हम लोग? जी पहले तो मैं इनकी बात पे करूं कि आम की जो अब जा रहे हैं सारे ग्रोअर हाई डेंसिटी पे। हाई डेंसिटी मतलब 1 एकड़ में पहले 330 पौधे थे, अब 600 पे, 1100 पे, 1200 पे जा रहे हैं, और लगाया हमने भी लगाया है। तो उससे ये होता है कि जो 3 टन की एवरेज बता रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह ताला वो 11 टन पे, 12 टन पे चली जाएगी। तो हमने, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो प्लांट की बढ़ रही है उसमें, और उसको इजीली लुक आफ्टर कर लेते हैं, चेक किया जा सकता है, तोड़ना वगैरह, हैंडलिंग वगैरह सारा आराम से हो जाता है। ये तो यील्ड हो गई, यील्ड हो गई। अब इस पे वैल्यू एडेड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक तरह के ग्रोअर मेरे यहाँ पे, मैं दुरानी साहब का फीडबैक ले लूं प्लीज। वैल्यू एडेड में यह है कि वैल्यू एडेड के लिए गवर्नमेंट ग्रोअर को फैसिलिटी दे, ऐसी जैसे इंडस्ट्रियल को फैसिलिटी है कि आपको इतना लोन मिलेगा और इतना होगा। इंडस्ट्री में ये होता है कि आज 1 बिलियन की इंडस्ट्री ले ली, कल परसों बोला वो सिक हो गई, कोई मसला नहीं है। लेकिन जमींदार की जो है पूरी प्रॉपर्टी वहाँ पे जो है ना गिरवी होती है,
ठीक है कि उसको अच्छा, अगर थोड़े भी agriculture अब loan- एक साल अगर उसको मैंने अभी लगाया फॉर एग्जांपल टमाटर लगाया 100 एकड़ से, जमींदार में जो होता है ना उसका 50% जो है टेनेंट शेयर होल्डर होता है, ठीक है जो गिरोह के साथ। ऐसे नहीं है कि मैं अगर 1 लाख कमाऊंगा तो उसमें से 50,000 मेरे 50%। ये वाहिद बिजनेस है जिसमें उसके 50% शेयर होल्डर है, किसी बिजनेस में नहीं है 50%। एग्रीकल्चर में लोग बोलते हैं वो जमींदार बड़े हो गए, लेकिन ये इसमें 50% शेयर होल्डर है टेनेंट्स जो है। सही है लेकिन यह है कि 50% जो जमींदार को एक मिलता है उसमें 10 शेयर होल्डर है, ठीक तो है उसका थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है एग्रीकल्चर लोन की आपने बात की नहीं मिलता, लेकिन गवर्नमेंट तो उसको कह रही है कि हमने एग्रीकल्चर लोन डिसबर्स भी किए हैं, इसमें क्या बड़े छोटों में फर्क है बहुत ज्यादा? मैं बताऊँ आपको, एग्रीकल्चर लोन भी इसी तरह दिए जाए जैसे इंडस्ट्री को दिए जाते हैं। मेरे पास अभी ये 4 एकड़ ज़मीन है, मैं कहता हूँ इसमें टोमेटो पेस्ट लगाऊंगा तो मुझे वो 200 एकड़ पूरी बैंक में मार्गेज करनी पड़ेगी, फिर मैं लगा सकूँगा। लेकिन इंडस्ट्रियल के नहीं है, वो 4 एकड़ पर इंडस्ट्री लगाएगा तो वो 4 ही एकड़ मार्गेज होगी, इसीलिए वो सिप करके चला जाता है। तो ये फैक्टर होना चाहिए उसमें जो इसमें प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए? बिकॉज ये तो ठीक है, ये तो नेचर ऑफ द बिजनेस में भी फर्क है ना। इसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट में क्या ऐसी मराद? बिकॉज एक तो छोटा किसान है, एक बड़ा किसान है। छोटे किसान के पास प्रॉब्ली जमीन नहीं है, देखें नहीं जमीन नहीं है लेकिन वो शेयर होल्डर है। अगर मेरी जमीन पे जो है ना पेस्ट का छोटी यूनिट लगा होगा, उसका जो पेस्ट निकलेगा या मार्केट में जाएगा तो उसको भी अपना शेयर मिलेगा उतना ही। ठीक है कि मैंने जैसे ये इटली में गया था तो वहाँ कारपोरेट फार्मिंग थी। ठीक है कारपोरेट फार्मिंग ये होता है कि जितने भी 5-5 एकड़ वाले ज़मींदार सारे इकट्ठे हैं और एक ग्रुप है उसको चलाता है, उसको उसके पास गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी देता है कि वो उसको यूरिया वगैरह ये जितने भी इनपुट्स है वो खुद देता है, फिर जो उसकी प्रोडक्शन आती है तो वो सेल करके वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे क्या होता है, छोटे गिरोह के बेचारों को अभी इसको फास्फोरस की जरूरत है, किसी और फर्टिलाइजर की, उसके पास पैसे नहीं है, वो कहता है चलो अभी फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी है एक government ने। यूरिया दे दो, अच्छी खासी फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी है अभी रिसेंटली। लेकिन ये देखें हमें पड़ोसी मुल्क में जो मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है तो अब उसमें अभी बड़ा ये फर्क दो है। आर्गुमेंट बड़े इंटरेस्टिंग है। DAP के जो फर्टिलाइजर है उस पे गवर्नमेंट 925 रुपए का सब्सिडी दे रही है, और जो यूरिया फर्टिलाइजर है उस पे 243 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। मैं आपको एक उसमें थोड़ी सी इनकी बात को आगे लेके चल रहा हूँ, और इन्होंने भी फरमाया कि जो छोटा ग्रोअर है उस पर फोकस होना चाहिए। तो इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस है कि जो 12.5 एकड़ ज़मीन राजी का जो छोटा सा किसान है उसको किस तरह से हम आसान एक साथ में लोन्स दे सकें और किस तरह उसको मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ भी हम लाएं, तो उस तरफ भी काम हो रहा है। अब मेरा कहने का मकसद है कि जैसे क्या काम हो रहा है स्पेसिफिकली बताएंगे? उस पे हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है एग्रीकल्चर पे, वो बेसिकली अब आ रही है एक प्रोग्राम के साथ जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए रिसर्च, जैसे टनोजाम की हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या जो हमारे मुल्तान में है या सकरन में, इस तरह तो उनको ऑन बोर्ड लेकर और एक रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जिसमें छोटे किसानों को हम इजीली जो आप देखें कि इक्विपमेंट आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया, इनपुट एक्सपेंसिव हो गया, तो उनको वो आसान एक साथ में इक्विपमेंट की फराहमी भी हो जाए। और 1.5 बिलियन की सब्सिडी दे रहे हैं सेल्स टैक्स पे। आर यू फेमिलियर विद दिस प्रोग्राम? जी हाँ, देखें बात ये कि मेरा हमेशा आर्ग्यू होता है सब्सिडी के ऊपर। मैं ये नहीं कहता किसान को नहीं दिया जाए, 20 साल से यही दे रहे हैं ना, सब बिल्कुल दे रहे हैं। मेरा तो ये सवाल है, ये बजट डेफिसिट बढ़ा जा रहा है, ये होता है शॉर्ट टर्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमने लॉन्ग टर्म के लिए आज तक कुछ नहीं सोचा, क्यों लेकिन आज हम कुछ कर दें। दुनिया में दी जा रही है, हमारे यहाँ but तो that negligible है, does not हमारे यहाँ make- तो दी नहीं but जा that रही does not make the argument कि जितने रहो 20 साल से। हमारे यहाँ तो दी ही नहीं अब जा रही देखें, है। वो कह रहे हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करें। प्रोडक्टिविटी का इशू दूसरा है। अगर मेरे आज 15 मिलियन मैट्रिक टन है फ्रूट एंड वेजिटेबल, अगर मैं इसको फोकस करके 30 मिलियन पे ले आऊं तो मेरी लोकल रेट भी जो है इन्फ्लेशन पे नहीं आएंगे और मेरी एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। बात ये कि हम हमेशा हर हुकूमत अरबों रुपए सब्सिडी लगाती है, मेरा ये कहना है कि उसके अंदर एक रिसर्च के ऊपर भी फोकस करे, हमें वैरायटी भी चाहिए। जो 50 ये बिलियन तो हमने सबसे आसान सोल्यूशन है कि जी हमने उसके लिए सब्सिडी एलोकेट दे किया, दी है। कुछ उसको R&D में भी लगाना चाहिए। वैल्यू एडेड की भी बात करना चाहता हूँ। वैल्यू एडेड की जो बात की अंडरस्टैंड करना चाहिए वैल्यू एडेड क्या है। सबसे बड़ी कैपेसिटी सर आज पाकिस्तान में बहुत लगी हुई है, टमाटो पेस्ट भी बनता है, मैंगो पल्प भी बनता है। पहले उनसे तो सवाल करें वो बिकता है नहीं बिकता। सर मैं सबसे बड़ा वैल्यू एडेड करने वाला पाकिस्तान में हूँ, 65 टन पर आवर कर सकता हूँ, मगर मेरा प्लांट जो है वो मैं 35,000 साल का बना सकता हूँ, मगर मैं 7,000 टन पे जाता हूँ। सवाल है क्यों? कि वैरायटी हमारे पास नहीं है वो आम की जो इंटरनेशनली मांग रहे हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ा शेयर है, आप देखें इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप लोगों की इनसे सर अंडरस्टैंड करें, टेबल मैंगो इज डिफरेंट, इंडस्ट्री मैंगो डिफरेंट। इंडिया 70% शेयर दुनिया के लिए हुआ है मैंगो पल्प के, ठीक है। हमने आज 16 साल हो गए हमें
मार्केटिंग करते हुए, मगर हम इंडिया को नहीं कर सकते क्योंकि उनका टेस्ट, उनका कलर, हमारा मैंगो येलो पेल कलर है। हमें अब फोकस क्या करें, हम तोतापुरी वैरायटीज़ पे जाएं, हम अल्फांसो पे जाएं जो इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम ये सिंदड़ी देसी इस पे जाएंगे, माय क्वेश्चन इज बिकॉज यू हैव अ कनेक्शन विद देम, दुरानी साहब से भी कनेक्शन है सर ये सर ग्रोवर जो है ना, आपके साथ ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, समझ नहीं पा रहे सर। हम इसको बड़ी इन्होंने जो फरमाया है ना कि हम पौधे लगा रहे, ऑलरेडी ये MNS मुल्तानी यूनिवर्सिटी कर रही है काम, ठीक है जी। हमारे उनके साथ MOU भी हुआ है। देखा, हम एकेडमिया को स्ट्रेंथन करना है हमने, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, वो रिसर्च करेंगे जी हाँ, वो है उनके साथ हुआ है, उसकी बात वो भी लिंक है ना जी। ग्रोवर तो ये आप सर देखा MNS के साथ हमने क्या बोला है, ग्रोवर है लिंक, यूनिवर्सिटी एक बन गया ब्रिज, और बन गए हम लोग एक्सपोर्टर, ठीक है ना, जो वैल्यू एडेड करने वाले भी। अब हमने उनको एग्जाम्पल दिया है मैंगो का, हमने टमाटो का दे रहे हैं। टमाटो पेस्ट तो आप लगा लेंगे यूनिट, उसको चलना भी तो है। हमने ये कहा है कि वैरायटी वो लगना चाहिए जो कि हील्ड बेहतर हो, और टमाटो केचप के लिए वो इस्तेमाल। आज जो पाकिस्तान में टमाटो लग रहा है, जीरो आप नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। आप कह रहे हैं ना कि ये एक एग्जांपल देने के बाद में अपना ये कि हमने अपनी जो मैंने बोला ना 6 अरब और कैसे आपने बढ़ाना, सर बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान की हमने जो लोगों की साइकी उस पर चले, हमारा ये कहना है, जो हमने मिनिस्ट्री को कहा है कि आप पूरे पाकिस्तान में पायलट प्रोजेक्ट लगाएं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। एग्जांपल मैं बात करूं, ठट्टा मैंने लगा दिया 3 एकड़ का एक मॉडर्न फार्मिंग का प्रोजेक्ट का हमारे पास। जाम साहब सर, मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पायलट प्रोजेक्ट बनाया आपने टमाटर का, सक्सेस किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हुकूमत से, किसान खुद कर देगा। उसको बोलेगा यार मेरे पास 10 टन निकली है, इसने तो 40 टन निकाल दी। तो ये जो है ना, आप कल्चर इस तरह चेंज करेंगे जब तक डिस्ट्रिक्ट वाइज सीन एंड बिलीविंग वाली बात है। ठीक है, जब काम होगा तो खुद लोग उस तरफ चले जाएंगे। आपका फीडबैक जरा देखिए, जो चीज़ हम इग्नोर कर दिए ना, टोटल ग्रोअर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। और दुरानी साहब ने बड़े 2 बहुत राइटली चीज़ें, मैं कहता हूँ अगर वो 2 चीज़ें जो इन्होंने इंडिकेट की है ना, R&D का मसला भी हल हो जाएगा, आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ है ना, R&D का भी हो जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस भी हो जाएगा, प्राइस का मसला भी हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी भी हो जाएगी, यील्ड भी बढ़ जाएगी। 2 चीज़ें जो इग्नोर की हैं, एक तो हम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल है ना, जो आपने भी कहा था कि क्रेडिट फैसिलिटी का, उसमें आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें ना, आप कि कितना लोन दिया जा रहा है, तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने आ रही है। एग्रीकल्चर को टोटली आप इग्नोर कर रहे हैं। आपका बैंकिंग सेक्टर कितने लोन दे रहा है वो, और उससे बड़ा बैंकिंग सेक्टर से बड़ा जो है आज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लीजिंग कंपनीज जो हैं वो कार के लिए तो लोन दे रही हैं, हाउसिंग के लिए तो लोन दे रही हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए लीजिंग कंपनीज नहीं जा रही हैं, वो आपके अर्बन बाइसनेस उसमें आ रही है। नेशनल बैंक और इस तरह के दूसरे इदारे वो देखिए सर, वो एक स्पेशलाइज्ड बैंकिंग आपके लिए है, तो वो चंद एक कार के लिए तो लोन देते हैं, वो कार मार्गेज करते हैं, सही है। लेकिन ट्रैक्टर के लिए पूरी जमीन गिरी करो। यस, ये इश्यूज हैं। ये देखें। अच्छा, दूसरा ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर पे मॉर्गेज नहीं होगा, उसके ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर आपको नहीं देंगे, उस पे आपको जमीन जमीन साथ में लगाना जरूरी है। बाइसनेस में आपको रूल बता रहा हूँ ना, पूरे आपको डिटेल पासबुक आपको दूसरा जो है ना, आई थिंक व्हीकल के लिए व्हीकल ही नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि जो कोई इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी जो है क्रॉप इंश्योरेंस की बात है, लाइव स्टॉक में मसले हैं, लाइव स्टॉक के लिए लोन भी नहीं मिलेगा, लाइव स्टॉक की इंश्योरेंस भी नहीं है। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसकी एक बाइसनेस प्रोडक्टिविटी को और एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रही है। दूसरा कॉर्पोरेट जो फार्मिंग है वो एक बहुत बड़ा इशू है। कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर होगी तो वैल्यू एडिशन में कब मसला हल होगा, वो जाएंगे कॉर्पोरेट फार्मिंग। वहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ तो हम नेग्लिजिबल हैं, बिल्कुल हमने उस पर कोई खास काम नहीं किया हुआ। ये जो बड़े बड़े फूड इंडस्ट्रीज है ना, दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल फूड कंपनीज हैं, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए आ गया और इन्वेस्ट भी करते हैं, R&D पे काफी इन्वेस्ट करते हैं, R&D भी करेंगे, बहुत बड़ा मार्जिन वो इग्नोर एरिया है हमारा। अच्छा, मुझे मैं साहब आपके लिए भी एक सवाल खोलूंगा। 2 तरह के मुझे ग्रोअर्स नजर आ रहे हैं। एक तो कन्वेंशनल ग्रोअर्स जो कि जिस तरीके से 25 साल से बनाते आ रहे हैं उस वक्त तक करते रहेंगे और उस वक्त तक चेंज नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट खुद उन्हें आके बीज ना दे और उनको बताए नहीं। एक वही साहब जैसे ग्रोअर्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में पुश कर रहे हैं, इंडस्ट्री को पुश कर रहे हैं, इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अदरवाइज तो ही इज मोर कंपेटिटिव, और ये एक मैसिव स्केल पे होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है, क्योंकि मैं आपको एक अर्ज करूं कि पिछली जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने इस सिलसिले में कुछ सोचा ही नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा तबाह हो गया। मैं खुद एक ज़मींदार हूँ और दुरानी साहब और हमारे एहसासात एक ही जैसे हैं इस वक्त। तो मैं आपको अर्ज करूं कि ये हमें तो एक जैसे तबाह कौन घर मिला है। आपके पास पानी नहीं है, इंडिया ने आपके 62% पानी पे डैम्स बना लिए, आपके पास डैम्स भी नहीं है,
अब हमने 2 डैम्स अभी शुरू किए हैं। उसके बाद जी हमने अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है ट्रैक्टर्स के लिए, उस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं 1.5 बिलियन सेल्स टैक्स पे। उसके साथ साथ जनाब आप देखें कि इस वक्त जो कोरोना की वजह से जो फ्लड सिचुएशन आई और ये जो सारे मामलात हैं, उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हमने शुगर वीट में हमने अपना टारगेट पूरा किया है। हमारा 9.2 बिलियन का हम सरप्लस गए हैं। तो ये भी तो हम इमरान खान साहब की लीडरशिप को उसमें हम थोड़ा सा नहीं, ये बिल्कुल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए मैं आपको उसमें एक अर्ज करूं कि इस वक्त सिचुएशन बहुत गंभीर है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बिल्कुल एक तबाही के उस पर खड़ा हुआ है मोड़ पे, और हमें उसको अपलिफ्ट करना है एज अ सोसाइटी, गवर्नमेंट को, सोशल सेक्टर को मिलके। अब जैसे ये जो रिसर्च है जो इस वक्त चाइना में हो रही है, हमारी गवर्नमेंट उनके साथ मिलके कर रही है, ये पहले भी हो सकती थी, पहले तो ऐसी कोई बात। अब ये जो लोग 30 साल से हुकूमत कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं जी महंगाई हो गई, चीनी महंगी हो गई। आप मुझे बताएं 2010 में चीनी की कीमत 135 रुपए केजी तक चली गई थी, आपको याद है? बिल्कुल। और आज आप देखें अभी इस वक्त 97 रुपए की चीनी पर किलो है। तो हम पॉजिटिव्स को भी देखें और हम देखें कि हमें किस तरह से जो एक तबाहकुन सूरत हाल मिली है उसको आस्ते आस्ते हम अपने घर को ठीक कर रहे हैं। एक बड़ा इशू ये है कि चीनी की कीमत ऊपर नीचे तो जा रही है, लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी उसी वक्त है ना कि आपकी सप्लाई चेन बहुत डिसरप्टेड हुई है। ये चीनी की कीमत जाने का ग्रोअर को, क्या शुगर केन के ग्रोअर को फायदा हुआ है? कुछ उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, शुगर मिल्स को फायदा हुआ है। मैं वही बात कर रहा हूं कि बेसिकली हम ग्रोअर्स को तो दे ही नहीं रहे। मैं ग्रोअर से आ रहा हूं अभी। जी सर। कीनू वहीं प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे 2 फैक्ट्रियाँ हैं शुगर मिल से। ठीक है सर, पहले मैं ये देखता था 6-6 किलोमीटर की लाइनें थी। सही है। अब लाइनें नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ग्रोइंग में भी इम्पैक्ट आएगा शुगर केन का। मैंने सिर्फ 2 का बताया, मुझे नहीं पता और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और मैंने अभी 3 या 4 दिन पहले हुकूमत ने ECC ने इंपोर्ट के ऊपर अलाउ किया कि विदाउट टैक्सेस एवरीथिंग जो भी लेवी से रिमूव कर देंगे। वो जो शुगर 100 रुपए पे जा रही थी 110 पे, वो रिवर्स आके फिर 80-85 पे। ठीक है, इसका मतलब चीनी है ना, चीनी है, होट फिर तो ये माफिया है ना, सब प्ले अराउंड कर रही है। बाद एक हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी हमें। ये जो शुगर बहुत बड़ा माफिया टीवी पे ऐड दे रहा है कि किसान 300 रुपए 200, हमें अंडरस्टैंड करें कि ये हमें बताएंगे जो सारा मार्जिन है वो शुगर मिल लेके जा रही है, ग्रोवर को नहीं मिल रहा। ग्रोवर क्या लेके, पैसे नहीं मिलते उसको। और दुरानी साहब उसको ग्रोवर को, ग्रोवर बेचारा एक शुगर केन पूरे साल में क्रॉप लगा रहा है, उसको पैसों के कितने क्राइसिस है, बिल्कुल धक्के खा रहा है। और दुरानी साहब से आप ये सवाल करें मेरी तरफ से, और आपसे जी आप खुद कर दीजिए सर, कि पिछले इतने सालों में जो हम शुगर केन ग्रोवर्स थे, हमारा जो बुरा हाल था, जो मोनोपोली मिल्स हमारे साथ करती थी, और हमारे 2-3 दिन हमारा माल बाहर खड़ा रहता था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, और हमारे पैसे खा जाते थे, हमारे प्रीमियम खा जाते थे। तो ये मैं कहता हूँ इमरान खान को खराज तहसीन है कि इस गवर्नमेंट ने जैसे ही आई है, टाइम पे मिल्स हमारी शुरू हुई हैं, क्रशिंग हमारी टाइम पे शुरू हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कंपैरेटिवली आप देखें पिछले सालों के रेट से इस वक्त ग्रोवर को गन्ने का मुनासिब रेट मिल रहा है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला इससे भी इंप्रूवमेंट लाएं और ज्यादा इंप्रूवमेंट। सप्लाई डिसरप्शन के इश्यूज को सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन अगेन इट्स द पॉलिटिकल इकोनॉमी कि आपकी पार्लियामेंट में इतने बड़ी तादाद में शुगर मिल्स के जी सर काम क्यों नहीं हो रहा? तो मैं तो पार्लियामेंट में ना कहीं और से इनकम हो रही है, बिकॉज द क्वेश्चन इज कि अगर तो चीनी की कीमत बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन में उसका इम्पैक्ट आया, अशिया खुर्दनोशी की कीमतें बढ़ी, तो हमारी जेब से पैसा निकल के कहाँ गया? फार्मर की जेब में नहीं गया, फार्मर की जेब में नहीं गया, वो शुगर मिल मालिकान की जेब में गया। अब शुगर मिल मालिकान की अगर मेजॉरिटी पार्लियामेंट में बैठी है तो एक्चुअली वो रूरर्स की जेब में गया, पार्लियामेंटेरियंस के प्राइवेट बिजनेस की जेब में गया ना। तो एक्चुअली जो इन्फ्लेशन का रोना रोया जा रहा है, वो इन्फ्लेशन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी या इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी का एक बड़ा हिस्सा वो बड़े शुगर मिल मालिकान ही हुए ना। बिल्कुल सर, मैं तो ये कहूँगा अगर पाकिस्तान को चेंज करना है ना, वो एग्रीकल्चर में तवज्जो दें, और यहाँ पे इतनी जॉब जनरेट्स हो सकती है कि दूसरे सेक्टर में नहीं। देखें चाइना की तरक्की कहाँ से हुई, उसका एग्जांपल ले लें आप। उन्होंने पहले एग्रीकल्चर में फोकस किया, इसलिए कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी होंगी। उन्होंने अपने कौम को पहले पूरा किया, उसके बाद सरप्लस किया उन्होंने, उसके बाद वो फिर वैल्यू एडिड पे गए। हमें भी ये प्लान करना पड़ेगा, हमारी भी पॉपुलेशन बढ़ रही है सर। मैं आपको केले का एग्जांपल दूँ, सिर्फ $1 बिलियन का बन सकता है केला। ठीक है, अगर हम वही वैरायटी पाकिस्तान में प्रोड्यूस करें, पूरा मिडिल ईस्ट केला फिलीपींस से इंपोर्ट करता है, साउथ अमेरिका से करता है, थोड़ा बहुत इंडिया से करता है। चाइना खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, हम लोग केले का बुनियादी फ्रूट्स हम नेट इंपोर्टर्स हैं कुछ फ्रूट्स के। नहीं, हम इंपोर्टर नहीं है सर, हम बन सकते हैं, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर बनाना पे हम फोकस करें, वो वैरायटी यहाँ प्रोड्यूस करें, सिंध के अंदर इनकलाब आ जाएगा। इसलिए कि इंडस्ट्री भी लगेगी वहाँ पे, वैल्यू एडिड भी होगा,
ईरान $400 मिलियन का इंपोर्ट करता है केला, पूरा मिडिल ईस्ट इतना बड़ा इंपोर्टर है, आपका यूरोप केला इतना प्रोड्यूस नहीं करता, तो आपका सीपैक बनेगा, रशिया तक केला सब साउथ अमेरिका से आता है, तो सर आपके 1 बिलियन तो, और केला ऐसा प्रोडक्ट है जो 18 महीने में खड़ा हो जाता है। ठीक, सही कहा प्लीज, अब वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा सर प्लीज। मेरा यह है कि मैं केले का गिरोह भी हूँ, जी जी, तो केले में एक जो हमें प्लांट चाहिए वो टिश्यू कल्चर प्लांट चाहिए, डिजीज फ्री है। सही है, वो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अवेलेबल कोई 15-20 हज़ार पौधे जो है ना मिलेंगे आपको साल में, लेकिन हमारा अभी इस वक्त भी जो बनाना है वो 40,000 हेक्टेयर पे है, और पूरी दुनिया में 2 साल के बाद उसको रिप्लेस करते हैं, फिर नया लगा देंगे, यील्ड बड़ी अच्छी आ जाए। वहाँ पे एक पौधे से पूरी दुनिया में जो यील्ड आती है बनाना में टिश्यू कल्चर वाले में से, वो 40 किलो से 35 किलो तक जो है एक उसमें पौधे से आती है। यहाँ पे हमें वो वैरायटी नहीं है, वैरायटी मतलब ये है कि टिश्यू कल्चर चाहिए, वो इंडिया में मिलता है वो 15 रुपए का, या बाहर से कहीं से आता है 15 रुपए का मिलता है टिश्यू कल्चर का प्लांट। हम कहते हैं गवर्नमेंट, हमने बड़ी कोशिश की कि मलेशिया से मंगाएं या श्रीलंका से मंगाएं या कहीं से और से मंगाएं, लेकिन यहाँ पे जो कहते हैं क्वारंटाइन है, ये है, उसमें रखा गया है, वो तो नहीं मिलता है। ये टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी को इनहांस किया जाए और यहाँ इजी अवेलेबल हो। बिल्कुल जी, एक चीज़ तो कंफर्म है कि हम सरप्लस इकोनॉमी है एग्रीकल्चर के हिसाब से, शॉर्टेज या फूड सिक्योरिटी वाला हमारा मसला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ प्लानिंग और पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा फुकदान अभी भी है, जो रेक्टिफिकेशन हो रही है उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ करना है, और उसमें मेरा ख्याल है फोकस जो हमें करना है ना, ये तमाम इशूज़ R&D वगैरह के कारपोरेट फार्मिंग की तरफ हमें जाना पड़ेगा इन फ्यूचर, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उन पे हमें पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर अगर 42% को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और एक्सपोर्ट सरप्लस भी कर रहा है, तो वहाँ फाइनेंसिंग साइड भी जो है उधर भी तवज्जो देनी होगी। जाम साहब, योर फाइनल टेक। जी, मैं कौम से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अब 2 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे तो PTI गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी ये होगी कि अपलिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ये कम से कम पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बेहतरी आएगी, क्योंकि हमारा जो लीडर है, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान, ना उसकी कोई शुगर मिल है, ना वो हज़ारों एकड़ का कोई ज़मींदार है, और वो एक सेल्फलेस आदमी है जो कौम के लिए कुछ करने आया है, और इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। और मैं वेलकम करूंगा हमारे जो दोस्त सारे यहाँ बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशन में बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं, कि हम एक इसके साथ ऐसी मुलाकातें हमारी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट लेवल पे भी हम ऐसे दोस्तों को इन्वाइट करें ताकि हमें कुछ आइडियाज़ मिलें, क्योंकि हम कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। 2 आइडियाज़ हमारे पास होंगे, 6 आइडियाज़ उनके पास होंगे, 3 उनके पास होंगे, इसी तरह हम मिलकर एक कौम की तरह इस मुल्क की बेहतरी के लिए भी कर सकते हैं। पहले तो मैं वेलकम करता हूँ कि हम रेडी हर लिहाज से, और हम हमारा एक ही विजन है कि मुल्क को बढ़ाएं, और यहाँ पे जो है फ्रूट जो इन्फ्लेशन जो क्राइसिस आ रहे हैं 4-5 साल से, उससे हम बुरहान से निकलें। बात मेरा ये कहना है कि जब से आई डोंट नो 8 या 9 साल हो गए 18 अमेंडमेंट को, जब से सूबों की जिम्मेदारी आई है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि सूबों की जिम्मेदारी ना, मैं ये कहना है कि अगर सूबे की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर दे दी थी तो उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाना चाहिए थी, उनको स्ट्रेंथन भी करना था। तो इसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा बुरहान आया पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के ऊपर, इसलिए कि फेडरल का बजट ही खत्म हो गया एग्रीकल्चर पे, तो वो क्या फोकस करेंगे, आप प्रोविंस क्या फोकस कर रही है। मैंने पूरे पाकिस्तान की एकेडमिया विजिट की हुई है, टंडो जाम भी जाके की है, तो अल्लाह ही हाफिज है यूनिवर्सिटीज का। सर हकीकत बोलना चाहिए, आपको एग्जांपल दूं, वहाँ बेचारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं करने के लिए, और जो प्लांट रखा था 1985 का, मैंने बोला ये पढ़ के बच्चा कहाँ से जाएगा। वही साहब, ऑन दैट टू चेंज। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। वही साहब, जाम फारूक साहब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अयूब साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आगा जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। नाज़रीन, देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी हियर कि 4 to 5 टाइम्स आप यहाँ से अपनी फूड एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन को नीचे ला सकते हैं, यील्ड्स बढ़ा सकते हैं। सिर्फ करना ये है कि जो इनोवेटिव फार्मर है और जो कन्वेंशनल फार्मर है उसको एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोन दिए जाएं, अभी भी बहुत कम लोन दिए जा रहे हैं। दूसरा, सीड की क्वालिटी बढ़ाई जाए, बिकॉज इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया भर में आपकी कंपैरेटिव इकोनॉमीज ऑलरेडी ये प्रोड्यूस कर रही हैं, आपसे 5 गुना ज़्यादा आउटपुट लेकर आ रही हैं, एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। आपको कुछ नहीं करना, या तो इंपोर्ट करें प्रॉपर तौर पे, या R&D के साथ मिलकर आपके साथ चाइना है, वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इज सिटिंग राइट बिसाइड यू। आप इसके साथ कोलैबोरेट करें बहुत जल्द अज जल्द, ताकि आपकी जो GDP में हमेशा अगर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो यही ना कहें कि सिर्फ रेमिटेंसेस के बढ़ने की वजह से करंट अकाउंट सरप्लस हो। टेक्सटाइल के साथ साथ
फूड प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट की वजह से भी करंट अकाउंट आपका सरप्लस में होना चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।